हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 20 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में 25 प्रश्नों को हल किया जाता है और आपसे अपेक्षा होती है आप बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही तरह से हल कर पाए हैं। इसका राइट आंसर आपको देना है। ठीक है। पहला प्रश्न आज का है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है? कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है संविधान के उद्देश्य में? तो 3 न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पहला है सामाजिक न्यायिक व्यवस्था, दूसरा आर्थिक न्यायिक व्यवस्था, तीसरा राजनैतिक न्यायिक व्यवस्था के बारे में उद्देशिका में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। वह कौन-कौन सा अनुच्छेद है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है का प्रावधान मूल अधिकारों की श्रेणी में रखने की मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह क्या थी? जो प्रजातंत्रात्मक सरकार थी, प्रजातंत्रात्मक समाज में विकास का एक अवसर था। भाई उन्हें भी समान रूप से समानता का अधिकार दिया जाए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क दिया जाए भाई। यह भी समान अवसर दिया जाए। इसलिए प्रजातंत्रक समाज में अब विकास के अवसर का एक प्रमुख आधार था, इसलिए यह किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, संसद कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की शक्तियों पर नियंत्रक की भूमिका कौन निभाता है? राज्य की शक्तियों पर नियंत्रक के रूप में कौन कार्य कर सकता है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कार्य कर सकता है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की बात है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। वह राज्य को एक नियंत्रक की भूमिका अदा करता है कि राज्य यह कार्य नहीं कर सकता है। अगर हमारा वह मूल अधिकार है तो हम उसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ठीक है, कि राज्य एक प्रकार से अगर चाह ले तो सबको मार के जेल में बंद कर दे, या फिर यह हमारा प्रमुख अधिकार है। पूछ सकते हैं अपन अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कि क्यों हमें अंदर कर रहे हैं भाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वह क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य से लोकसभा को 2 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा से। त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है भैया? लोकसभा में उन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त है? अगर अगर दो दो चीजों में क्या कह रहे हैं उसे, दो चीजों में अगर क्या हो रहा है, वोटिंग हो रही है, दो दो गुटों में अगर वोटिंग हो रही है, अगर यहाँ भी 50% मत है और यहाँ भी 50% मत है, ठीक है, समझते जाइएगा। जहां भी अगर वह चाहते हैं कि इस पार्टी को जिता दिया जाए या इस पार्टी को जिता दिया जाए, किसी एक तरफ उन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। अगर बराबर हो गया है तब, नहीं तो वह नहीं कर सकते हैं। ठीक, बराबर करने के लिए नहीं कर सकते। अगर बराबर हो गया तो एक पार्टी को वह वोट या फिर मत दे सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक पारित करना अनिवार्य होगा। विधेयक अगर पारित करना होगा तो संसद में साधारण बहुमत तो कम से कम होना चाहिए। संसद के कुल सदस्यों का 50% प्लस 1% एक व्यक्ति ज्यादा होना चाहिए अगर नया राज्य बनाना है तो। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंधित है। न्यायिक सक्रियता संबंधित है कहाँ? जनहित याचिका में। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी करने का अधिकार किसके किसके पास है? तो हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ इस तरह से या फिर हाई कोर्ट के द्वारा कुछ इस तरह से आदेश जारी करना कि जिस व्यक्ति में बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है आदेश जारी हुआ है, जिस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने कटघरे पर प्रस्तुत करना बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश कहलाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किसमें है भैया? आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचा के रूप में कौन से बाद में यह कहा गया था कि भारत के संविधान में एक आधारभूत ढांचा है? केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। और इसमें यह भी कहा गया कि जो संविधान का की उद्देशिका है वह संविधान का एक मूल अंग है।
अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके द्वारा, मतलब कौन कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन, कौन कर सकता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह अपने ही मामले को क्या कर सकता है? पलट सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सदन कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता कर सकता है? स्वाभाविक सी बात है, उपराष्ट्रपति कर सकता है ऐसा। जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते क्या होंगे? अगर एक राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल है, एक व्यक्ति ही दो राज्यों के राज्यपाल है, तो वह भत्ता कैसा उसे मिलेगा? तो उसका निर्णय कौन लेता है? उसका निर्णय कौन लेगा? वह राष्ट्रपति लेगा। राष्ट्रपति जैसा आदेश देगा उसे उस तरह का भत्ता मिल जाएगा। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद करता है? इसको आपको बताना है। अनुच्छेद नंबर 213 में यह बात होती है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्निहित है और अनुच्छेद 110 के अंतर निर्दिष्ट कोई विषय उसमें उल्लेखित नहीं किया गया है, वह विधेयक का क्या नाम होगा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है वैसा विधेयक जो केवल व्यय से संबंधित है, केवल व्यय से संबंधित है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आएगा, वह संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। कौन है जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा का अध्यक्ष था? लोकसभा का अध्यक्ष था प्रधानमंत्रित्व काल में, तो उसका नाम होगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? अगर इसमें ऑप्शन होता तो मैं आपको बता देता, ऑप्शन नहीं था, हम आपको नहीं बताएंगे। हालांकि एक व्यक्ति थे डॉक्टर SR सेन, यह भी इसके के सदस्य थे, लेकिन ऑप्शन होना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता, 4-5 तो होंगे ही। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ। 1952 में एक किसी और चीज का गठन हुआ था, राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 263। आपको अनुच्छेद बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। यह देखिए ना, आप यूपीपीएससी में पूछा गया है भाई, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, अनुच्छेद तो याद तो करना ही पड़ेगा। कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? आपात का घोषणा नहीं कर सकता है कौन? इसमें अभी ऑप्शन होता तो आपको बता सकते थे। एक अंतरराष्ट्रीय अशांति हो गई, अंतरराष्ट्रीय अशांति हो गई। ध्यान रहे, आंतरिक अशांति होगी तो आपातकाल की घोषणा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय अशांति हो गई तो आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगर वित्तीय आपातकाल आया तब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन नहीं हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक अभी कभी नहीं आया है, आज नहीं आना चाहिए। राज्य वित्त आयोग है, क्या है राज्य वित्त आयोग? यह एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है। कितने प्रश्न हो गए? 25 में से कितने प्रश्न आपसे बने, इसका